मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि मैं सैलरी के कुछ क्वेश्चंस हर क्लास में डिस्कस करूंगा और 20th क्वेश्चन का मैंने आपसे कहा था 20 क्वेश्चंस मैं हर क्लास में किया करूंगा। तो आई होप कि आपने भी ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे। पता नहीं आपने किए नहीं किए, लेकिन मैं इन क्वेश्चंस को करके दिखाता हूं आपके लिए। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इज ड्यू और रिसीव नहीं भी हुई है तब भी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि ड्यू और रिसीव्ड विच एवरेज अर्लियर होता है हमेशा। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, द अमाउंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेबल इनकम इज लिमिटेड टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। सी विल बी द करेक्ट आंसर। Exempted limit of HRA in metropolitan cities is 50% of salary, 40%, तो 50% लिमिट हो जाएगी क्योंकि मेट्रो सिटी दे रखा है। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। बी विल बी द करेक्ट आंसर। सेक्शन डील्स विद द एग्जेम्प्टेड इनकम, सेक्शन 10। जब भी कोई इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है तो सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है। इनकम टैक्स इज ए फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अभी आपको पता चल गया है डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं जो सरकार को डायरेक्टली पे किए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं जो सरकार को इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्केजेस, ये पर्क्स का एग्जाम्पल है। 8th क्वेश्चन बाद में करेंगे बेटा, 9th क्वेश्चन करके दिखाता हूं, 8th करके दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। Calculate the exempt HRA from the following details. X entitled to the basic salary 50,000। जब तक मैं निकाल रहा हूं तब तक अपना आंसर आप पोस्ट करो। अच्छा, इस पर इजी हो गया ये तो। ही एक्चुअली लिव्स विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई, और जब कोई अपने घर में रहता है तो उसके लिए HRA का एग्जम्पशन मिलता ही नहीं है। तो HRA का कैलकुलेट द एग्जेम्प्ट HRA पूछा है तो निल, ए विल बी द करेक्ट आंसर। वाई रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹500 per month for 10 of his children। Calculate taxable amount of children education for the assessment year if entire 500। कितना खर्च किया इससे मतलब नहीं है। 500 रुपए मिला पर मंथ फॉर 10 चिल्ड्रन, तो 6,000 रुपए मिला। एग्जाम कितना होगा, अब 10 बच्चों के लिए 500 मिला तो एक केस से में 50 आया, 50 इंटू 2 इंटू 12, तो 1200 रुपए एग्जाम हो जाएगा। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। दोबारा सुन लो, कुछ बच्चों ने 100 रुपए एग्जाम कर दिया होगा तो गलत होगा। मैंने कहा 100 से ज्यादा का एग्जम्पशन मिल नहीं सकता है, लेकिन अगर 100 से कम मिल रहा होगा तो कम का एग्जाम करेंगे। जब पर मंथ पर चाइल्ड नहीं लिखा है, 500 रुपए 10 बच्चों को 500 रुपए मिल रहा है, तो एक के हिस्से में तो 50 रुपए आया, तो 50 से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए 1200 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा और 4800 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टर प्रेम ज्वाइन से जॉब, मैंने एक छोटा सा टॉपिक रोक के रखा हुआ है सैलरी का भी, जिसको कहा जाता है ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम उसके करवाने के बाद में ये क्वेश्चंस करूंगा जो मैंने यहां पे टिक किया है, 8th 11 12 13। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरुआत वहीं से करूंगा, पहले ग्रेड सिस्टम टीच करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस करवा दूंगा आपके लिए। मुझे नहीं पता था स्टार्टिंग में दे रखे हैं ये। 14th आते हैं, इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय बाई एम्प्लॉय टू मीट एक्चुअली इनकर्ड पेमेंट ऑफ रेंट। HRA रेंट के लिए दिया जाता है। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज ए फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुली टैक्सेबल कौन सा होता है, लंच अलाउंस इज द फुली टैक्सेबल। कन्वींस में से भी एग्जम्पशन मिलता है, ट्रैवलिंग में से भी मिलता है, और यूनिफॉर्म से भी मिलता है। फॉर एन एम्प्लॉय इन रिसीट ऑफ हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर हिज 3 चिल्ड्रन, द मैक्सिमम एनुअल अलाउंस एग्जाम अंडर सेक्शन 1014, 300 इंटू 2 इंटू 12, 7200 विल बी द करेक्ट आंसर। For an employee in receipt of education allowance for his 3 children, the maximum annual exemption under section 1014 education 2400 रुपए होता है, 100 इंटू 2 इंटू 12, क्योंकि मैक्सिमम पूछा गया है। मिस करीना इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट कंपनी। इन द प्रीवियस ईयर शी रिसीव्स सैलरी 1,80,000 and house rent allowance 60,000. She residing with his parents. Her taxable allowance, taxable एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जो भी HRA है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। मिस्टर योगी एम्प्लॉयड इन AAC प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। He is paid house rent allowance of ₹9,000 per month in financial year. His salary for the purpose of computation of HRA is
20,000 योगी एक्चुअली पेरेंट 10,000 पर मंथ, हाउ मच ऑफ द हाउस रेंट इज टैक्स फ्री, मतलब एग्जम्पशन का अमाउंट पूछा है। तो जो सैलरी दे रखी है इस पर्पज से वो दे रखी है 20,000 रुपये पर मंथ। तो पहली लिमिट हो जाएगी 20,000 और दिल्ली में है तो 50% कर देंगे, पहली लिमिट 10,000 हो जाएगी। एक्चुअल अलाउंस रिसीव दूसरी 9,000 रुपये दे रखा है तो दूसरी लिमिट 9,000 हो जाएगी। रेंट पे कर रहा है 10,000 तो 10,000 में से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, 8,000 रुपये हो जाएगा। इन तीन में सबसे छोटा 8,000 रुपये पर मंथ ये निकल के आ गया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 96,000। टैक्स फ्री पूछा है कितना एग्जाम्प्ट होगा, तो 96,000 टैक्स फ्री है एग्जाम्प्ट होगा, इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज ₹80 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस 80 इंटू 3 इंटू 12, 2880 आएगा क्या? 1920 960, हाँ 960 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही किया है। 80 इंटू 3 इंटू 12 2880। दो बच्चों को एग्जम्पशन मिलेगा 80 इंटू 2 इंटू 12 1920, तो आपका टैक्सेबल 960 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब शुरू करूंगा तो मुझे याद दिला देना, एक टॉपिक मैंने बचा के रखा हुआ है सैलरी का, जिसको कहा जाता है ग्रेड सिस्टम। मेरा मन ये कर रहा था कि पहले आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद ग्रेड सिस्टम में आपके लिए करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि यहीं पे ये 3 क्वेश्चंस आ गए हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले ग्रिड सिस्टम आपके लिए समझा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका होमवर्क है 21 से लेके 40 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। हाउस प्रॉपर्टी, मैंने अपना फोन साइलेंट पे कर दिया है और देखो उल्टा रख दिया है, जिससे कि अब जब मैं पढ़ाऊं नेक्स्ट 2 आवर्स या 1.5 घंटा तो मुझे पता नहीं चलेगा कोई कॉल आ रही है, कोई मैसेज आ रहा है। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अब इस समय आप अपने फोन को साइलेंट करके उल्टा करके रख दो, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। हाउस प्रॉपर्टी में आपको टीच कर रहा हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टीच किया था कि बेटा सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एमवी म्यूनिसिपल वैल्यू, फिर एफआर और फिर निकालते हैं एसआर। आपको ये दो वैल्यू 99% दे रखी होंगी, लेकिन एसआर कभी दे रखा होगा कभी नहीं दे रखा होगा, क्योंकि एसआर जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट है। तो कुछ राज्य सरकार ने तो पास किया है, कुछ राज्य सरकार ने पास नहीं किया है। तो जिन स्टेट में, अगर ऐसे स्टेट में आपका घर है जहां पे आपका ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो उन स्टेट्स के अंदर एसआर नहीं गिवन होगा, तो उस केस में एमवी और एफआर में जो भी हायर होगा वही ईआर बन जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, जनरली क्वेश्चंस के अंदर एसआर गिवन होता है, लेकिन मतलब बाई चांस आ जाए तो आप कंफ्यूज हो, पता नहीं एसआर क्यों नहीं गिवन है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल क्वेश्चन में एसआर नहीं गिवन हो तो हम हायर वाले को ही ईआर ले लेंगे। लेकिन अगर तीनों गिवन है तो पहले इन दोनों में हम हायर देखेंगे, जो भी हायर होगा, लेकिन वो हायर एसआर से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में हम देख लेंगे लोअर, और उसके लिए बोल दिया जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैंने कहा एमवी और एफआर विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन एसआर, वो एसआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एमवी और एफआर में हायर देखेंगे, और जो हायर निकल के आएगा उसको एसआर से कंपैरिजन करेंगे, लोअर देखेंगे, वो बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर सेक्शन याद करने के लिए आपकी क्षमता है तो आप सेक्शन याद कर सकते हो, 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। फिर मैंने कहा बेटा कि अब आपके पास एक तो ईआर आ गया और आपके पास एक एआर आ गया, और इन दोनों में दोबारा देख लेना हायर, और जो हायर निकल के आएगा उसको कहा जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगेन अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी मेमोरी है शार्प, ये क्योंकि सेक्शंस इतने जरूरी नहीं है, जरूरी होंगे उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा आपकी कैपेसिटी है, आप चाहते हो नहीं चाहते हो, फिर मैं बोलूंगा बेटा करने ही पड़ेंगे। बट ये दो सेक्शंस ऐसे हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप कितना अपने करियर को वेटेज देते हो, उसके हिसाब से डिसाइड करो। फिर मैंने कहा किसी के लिए भी दो लॉसेस हो सकते हैं, और मैंने पहले कहा था अनरियलाइज रेंट, और दूसरा मैंने कहा था लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जो अनरियलाइज रेंट है उसका सेक्शन, जो जीएवी वाला सेक्शन है 23(1)(b) होगा, और जो लॉस ड्यू टू वैकेंसी है उसका सेक्शन होगा 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी। ये आपका लॉस ड्यू टू वैकेंसी का होगा, और अनलाइज रेंट का वही होगा 23(1)(b) वाला। लेकिन अनलाइज रेंट के संग हमेशा एक रूल को पढ़ा जाता है जिसको रूल 4 कहा जाता है, और मेरा कई सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि रूल 4 भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, कई बार आ जाता है रूल 4। तो रूल 4 के अंदर 4 कंडीशंस दे रखी हैं, अगर वो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं ओनली देन आपके लिए यूआर का बेनिफिट दिया जाएगा। और बेनिफिट कैसे दिया जाएगा, तो मैंने कहा पहले स्टेप 1 निकालेंगे, उसके अंदर एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे।
फिर मैंने कहा स्टेप 2 निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे? रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट यूआर। इसका मतलब हो गया पहले 12 महीने का एआर लिख लेना और उसमें से यूआर माइनस कर देना, और फाइनली बेटा मैंने कहा था कि अब निकालेंगे हम लोग स्टेप 3 के अंदर जीएबी, और जीएबी कितना निकल के आएगा? वो हो जाएगा 1 और 2 विच एवर इज हाई। तो इस तरीके से आप जीएबी निकालोगे इस केस के अंदर। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, लेकिन एक एग्जांपल में और समझाऊं अगर आपके लिए। एमवी दे रखा है 2 लाख रुपए के लिए, एफआर दे रखा है 2,10,000 रुपए के लिए, एसआर गिवन है 1,95,000, एआर आपके लिए गिवन है 20,000 रुपीज पर मंथ, और आपके लिए यूआर दे रखा है 3 मंथ्स का। मतलब उस किराएदार ने आपको 3 मंथ्स का रेंट नहीं दिया, और यहां पे मैं हमेशा लिख दिया करूंगा रूल 4 सेटिस्फाइड। पूरी लाइन लिखी होगी, कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। सर अगर कभी नहीं दे रखा हो क्वेश्चन में तो नीचे एजम्पशन डाल देना, इट इज अज्यूम द कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले स्टेप 1 लिखते हैं, यहां पे हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं। एमवी और एफआर में हायर 2,10,000 रुपए, एसआर से ज्यादा नहीं होगा, वो निकल के आ गया 1,95,000। दूसरे स्टेप में एआर माइनस यूआर निकाल लेते हैं, तो 2,40,000, और 3 महीने का रेंट हो जाएगा 60,000 रुपए, और ये निकल के आ गया 1,80,000। तो तीसरे स्टेप में मैं आपकी जीएबी निकाल देता हूं, और जीएबी हो जाएगी ईआर और एआर विच एवर इज हायर, और हायर कितना हो जाएगा आपके लिए? 1,95,000। मतलब इस केस के अंदर आपका जो जीएबी है वो ईआर से कम नहीं हो सकता है। ईआर 195 है तो 195 तो आपका निकल के आएगा ही आएगा। तो इतना मैंने आपको लास्ट क्लास में टीच कर दिया था। हाँ जी सर बिल्कुल टीच कर दिया था, और अब मैं आपके लिए टीच करूंगा लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और आपको मजा आने वाला है लॉस ड्यू टू वैकेंसी को समझ के। इसको शॉर्ट में एलडीवी भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं एलडीवी, और इसको शॉर्ट में कहते हैं यूआर। आपने पूरी कोशिश करी लेट आउट करने की, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं बोल रहा हूं कोशिश करी। अगर कोशिश नहीं करी तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी नहीं माना जाएगा। इसके बारे में फ्यूचर में डिटेल में बात करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं ही ट्राइड हिज बेस्ट टू लेट आउट हिज हाउस बट ही कुड नॉट लेट आउट हिज हाउस, देयर आर मेनी रीजंस। आपने अपने घर के बाहर लेट आउट का बोर्ड लगा दिया, आसपास के एरिया के प्रॉपर्टी डीलर से उनसे आपने बोल दिया, अपने रिलेटिव से बोल दिया, मोर ओवर अखबार में ऐड दे दिया, और आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उस पर आपने अपने को अपडेट कर दिया, बट इवन देन कोई आपके पास आया नहीं, या आपके पास आया उसको आपकी चीज अच्छी नहीं लगी और उसकी वजह से उसने नहीं लिया। हम तो वही चीज ऑफर कर पाएंगे ना जो हमारे पास है, लेकिन आपको वो चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम जबरदस्ती आपको कैसे बेच सकते हैं? तो सरकार कहती है यहां जो लॉस हो रहा है इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। यूआर के केस में जो आपका लॉस हो रहा था टू सम एक्सटेंट आपका कंट्रोल उसके ऊपर था, आप चाहते उस लॉस को रोक सकते थे, कल मैंने आपको समझाया भी था। बट इस वाले केस के अंदर यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द लॉस। आप किसी आदमी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं कि तुझे मेरे मकान में रहना पड़ेगा वरना मुझे लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हो। आप अपने मकान को दिखा सकते हो, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बता सकते हो, अगर उसको पसंद आएगा तो मकान में रहेगा, रेंट की बात फिट बैठती है तो रहेगा, टर्म्स कंडीशंस या किसी और तरीके की कोई भी अगर बीच में आप दोनों के सामंजस्य नहीं है तो वो आपका मकान किराए पर नहीं लेगा। तो इस केस में जीएबी कैसे निकालेंगे तो मैं एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको मेरी बात ज्यादा समझ में आएगी। मैंने यहां पे लिखा म्यूनिसिपल वैल्यू, और मैंने यहां पे लिखा 4,50,000 रुपए। एफआर मैंने लिखा 4,70,000, और एसआर मैंने लिखा 4,60,000। एआर मैंने यहां पे लिखा, और वो मैंने लिखा आपके लिए 35,000 पर मंथ। मेरी बात को ध्यान से समझना, और समझने में थोड़ा तुम्हें टाइम लगेगा, मैं उतना टाइम आप लोगों को दूंगा। आप मेरी बात को समझना, मैं समझाऊंगा, और आज तक हमेशा बच्चों की समझ में आया है। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी मैंने कितना दिया? मैंने लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिया, सपोज करते हैं 1 मंथ, 1 महीने के लिए मकान खाली रहा।
तो मैं ये क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं एमवी, एफआर, एसआर और एआर था 35,000 रुपीज पर मंथ और एलडीवी लॉस ड्यू टू वैकेंसी, एक महीने के लिए उसका मकान खाली रहा। अब सरकार कहती है पहले आप निकालो एक्सपेक्टेड रेंट, कितना निकल के आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और वो निकल के आएगा 4,60,000। एमवी और एफआर में जो भी हायर 470, लेकिन 460 से ज्यादा नहीं हो सकता है 460। फिर सरकार कहती है रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल निकालो, कितना था, तो आपने कहा 35,000 इंटू 12, 4,20,000। फिर वो कहते हैं ए आर ओइंग टू वैकेंसी निकालो, ओइंग टू वैकेंसी। ये तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल था, कितना होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ओइंग टू वैकेंसी निकालो, वैकेंसी की वजह से कितना रहा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 4,20,000 और एक महीने का रेंट हमें रिसीव नहीं हुआ 35,000, तो आप बोलोगे 3,85,000। आप समझो बात के लिए। सबसे पहले स्टेप में आप निकालोगे ए आर, फिर कितना रेंट होना चाहिए था आप ये निकालोगे, फिर वैकेंसी की वजह से कितना रेंट वास्तव में मिला उसको कहते हैं ए आर ओइंग टू वैकेंसी। वैकेंसी की वजह से कितना रेंट था वो आपको पता चल गया 3,85। अब सरकार कहती है जो आपका ए आर था वो ऑलरेडी ही ई आर से कम था। अगर आपका ए आर जो था वो 4,20 था, वो ऑलरेडी ई आर से कम था, तो वैकेंसी की वजह से और कम भी हो गया, तो आपको कहां लॉस हो रहा है। अगर अगर आपको वैकेंसी नहीं भी हुई होती तो अभी तो आपने ईआर पे ही टैक्स पे किया होता। तो इस केस में सरकार कहती है हम आपको वैकेंसी का बेनिफिट नहीं देंगे और आपकी जीएबी हम निकालेंगे 4,60,000। अभी किसी कंक्लूजन पे मत जाना, जब तक मैं दूसरा एग्जाम्पल नहीं दे दूं तब तक दिमाग में कोई भी, हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, सामने वाला अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है और बात दिमाग में इमेज बनाना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा रुक के ठहर के सोचना चाहिए और मैं भी इस पर काम कर रहा हूं, सबको इसी पे सोचना चाहिए। थोड़ा थॉट दो सामने वाले ने बोला क्या। सरकार कहती है अगर आपका लॉस नहीं भी होता तब भी तो आपका ईआर ज्यादा था, तब भी तो जीएबी 460 आता, तो फिर हम आपको लॉस का बेनिफिट नहीं देंगे क्योंकि ईआर तो आप पहले ही कम बता रहे हो, आप पहले ही झूठ बोल रहे हो कि आपका कम था। लेकिन सरकार कहती है दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। सरकार कहती है अगर सिचुएशन इस तरीके से ली जाए कि एमवी मैंने 485 लिया इस वाले केस के अंदर भी, एफआर मैंने 470 लिया इस वाले केस के अंदर भी, एसआर मैंने 460 लिया इस वाले केस के अंदर, और जो एआर मैंने लिया वो मैंने लिया 40,000 रुपए पर मंथ, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी दिखाई 1 मंथ। अब पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब सरकार कहती है मुझसे बंसल जी आप ये बताइए कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना था। मैंने कहा मेरा एक्सपेक्टेड रेंट था 4,60,000। बोले बिल्कुल ठीक। बोले अगर वैकेंसी नहीं हुई होती तो ए आर कितना होता, तो मैंने कहा 40,000 इंटू 12, सर वो होता था 4,80,000। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने कहा ए आर ओइंग टू वैकेंसी कितना है, ए आर ओइंग टू वैकेंसी, तो मैंने कहा 4,80,000 और एक महीने खाली रहा तो वो हो गया 4,40,000। बोले अरे ये तो आपको लॉस हो गया। मैंने कहा सर आपको कैसे दिखाई पड़ा। बोले देखो आपका अगर लॉस नहीं हुआ होता तो आपका जीएबी ज्यादा आता, 480 आता, ईआर से ज्यादा निकल के आता, और अब लॉस की वजह से आपका एआर ईआर से कम चला गया, तो हमें तो दिखाई पड़ रहा है आपको लॉस, साफ साफ आपको लॉस हो रहा है। आप पहले अच्छा आप ज्यादा रेंट पे करना चाहते थे पहले, लेकिन अब आपका रेंट कम हो गया है, तो हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको लॉस हुआ और उस लॉस का हम बेनिफिट देंगे और हम आपको जीएवी कम वाला निकालेंगे, 4,80,000 रुपए हम आपका बनाएंगे जीएवी। पहले इसमें कई कई ऑथर्स के अंदर थोड़े डिस्प्यूट्स वगैरह हुआ करते थे, हर ऑथर्स डिफरेंट तरीके से निकालता था। अपने टीचिंग के स्टार्टिंग के 6-7 साल तक मैंने भी डिफरेंट तरीके से निकाला। आप जिस बुक से पढ़े होते हो उस बुक की जो आपके तरीका होता है उसी को आप फॉलो करते हो। तो मैंने जो टेक्स्ट पढ़ा था वो डॉक्टर वीके सिंघानिया की बुक से पढ़ा था और आज भी वो मेरे आइडियल है एक तरीके से देखा जाए। जहां तक ऑथर की बात है, मैं केवल बुक्स ऑथर की बात कर रहा हूं, उनकी मैंने बस आज तक एक सेमिनार हुआ था, कहाँ पे हुआ था मुझे ऑडिटोरियम याद नहीं है, वो अटेंड किया था उनका मैंने।
अदरवाइज मैंने उनकी बुक पढ़ी हुई है और उनकी बुक मैं किसी भी बुक से बेटर मानता हूं, जबरदस्त बुक है। अगर किसी बच्चे को टैक्स अपना बहुत बहुत अच्छा करना है तो डॉक्टर वीके सिंघानिया की बुक के क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो और आप मास्टर बन जाओगे। तो उनकी बुक में जो था वही मैंने टीच किया स्टार्टिंग में, बट ओवर द ईयर्स क्या हुआ, कई बच्चे मेरे पास आए, सर आपने ऐसे पढ़ाया है, सर इस बुक में तो ऐसे दे रखा है, सर हमारे स्टडी मेट में तो ऐसे दे रखा है। तो टीचर भी एज ए टीचर इवॉल्व करता है। फिर एक दिन मैं लेके बैठा, मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, फिर मैंने इनकम टैक्स का इंटरप्रिटेशन किया। और जब इनकम टैक्स का इंटरप्रिटेशन किया तो मुझे समझ में आया तरीका तो यही वाला ठीक है जो आज मैं पढ़ा रहा हूं। फिर कई टीचर्स इसी तरीके से कर रहे थे, सी इंस्टीट्यूट हो गया और CMA हो गया, CS हो गया, ये सब इसी तरीके से कर रहे थे इसको, इसके लिए। तो फिर मैंने कहा कि ये इंटरप्रिटेशन तो यही निकल के आ रहा है, दिस इज द, और मैं अभी तुम्हें लॉ की बुक ओपन करके भी दिखाऊंगा। लॉ की बुक से मतलब जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, वो ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें क्या ट्रीटमेंट। इस तरीके से समझो कि आप मेरे पास आते हो और आप मेरे पास आते हो, आपको ये पता है कि फीस मेरी 10,000 रुपये है, लेकिन आप घर से ही 8,000 रुपये लेके आते हो। आप मुझसे कहते हो कि सर जी हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए, हम 8,000 रुपये फीस, हम घर से 8,000 रुपये लेके आए हैं, सर फीस 8,000 रुपये ले लो। मैं कहता हूं कम लेके क्यों आए, तुम ये रीजन दो ना। बच्चा अफोर्ड कर सकता है, मैं ये नहीं करूं बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वो लेके ही 8,000 रुपये घर से आया। तो मैंने कहा जब मेरी फीस 8,000 है, तुम 10,000 है, तुम 8,000 रुपये लेके क्यों आए। उसके पास कोई जवाब ही नहीं, नहीं सर हम 8,000 रुपये ले आए। मैंने क्यों ले आए, क्या सोचा तुमने। तो फिर मैं उससे फीस 10,000 रुपये ही लूंगा, उससे फीस में 8,000 रुपये नहीं लूंगा। लेकिन एक बच्चा घर से निकलता है, वो 10,000 रुपये फीस लेके निकलता है और अनफॉर्चुनेटली रास्ते में उसके 2,000 रुपये गिर जाते हैं, या रास्ते में कोई उसकी पिक पॉकेटिंग कर लेता है और 2,000 रुपये उसकी जेब से निकाल लेता है। वो रोते हुए आता है और बताता है कि सर जी मैं फीस तो आपकी 10,000 रुपये लेके ही आया था, लेकिन रास्ते में गिर गए या किसी चोरी ने मेरी चोरी कर ली और मेरे 8,000 रुपये रह गए। और ये प्रूव है, CCTV कैमरे में दिखाई दे रहा है, हम बच्चे के संग किसी ने जेब काटी थी उसकी, पे प्रूव हो गया। तो फिर मैं क्या बच्चे से बोलूंगा, बेटा कोई बात नहीं, आपको लॉस हो गया है, हमें पता है आपको लॉस हो गया है, तो रो मत, आप 8,000 रुपये फीस दे दो, हम आपकी 8,000 रुपये फीस लेने को तैयार है। अब आपको एग्जैक्टली समझ में आ रहा होगा मैंने कितना क्लासिक एग्जाम्पल आपको यहां देने की कोशिश करी। सरकार कहती है ये हमारा ER है, ये तो बहुत रीजनेबल है। अगर आप ऑलरेडी इससे कम बता रहे हो, तो अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, लॉस नहीं भी होता तो अभी तो ER पे ही टैक्स पे करना पड़ता ना। अगर लॉस नहीं भी होता तब भी तो ज्यादा वाले पे टैक्स पे करना पड़ता, तो अगर लॉस हो भी गया तो अभी ज्यादा वाले पे टैक्स पे कर दो। लेकिन ये हमारा ER है और आपका AR यहां पे था, आप पहले हमें ज्यादा टैक्स पे करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से आपका घर किराए पे नहीं चढ़ पाया, इस वजह से आपको जो रेंट कम मिला। अब देखो हमें दिखाई पड़ रहा है, आप हमें ज्यादा रेंट पे करना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से वो कम हो गया। अब कम हो गया तो हम आपके लॉस को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, और हम आपके लॉस के बाद जो GAB निकल के आएगा हम उस पर आपसे टैक्स लेंगे, आप उस पर हमें टैक्स पे कर दो। तो अगर आपका AR ऑलरेडी ER से कम है, आपका AR ऑलरेडी ER से कम है, तो फिर ER ही GAB बनेगा, जो मैंने पहले वाले केस में बताया, ER 460 था और GAB 460 बनेगा। लेकिन अगर AR ज्यादा होता, अगर किराए पे चढ़ जाता, अगर 12 महीने का रेंट रिसीव होता तो ER से ज्यादा होता। तो शुरुआत ही अब सरकार को खुश करके कर रहे हो, आप ज्यादा टैक्स ऑफर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिकॉज आपको कस्टमर नहीं मिला, आपको किराएदार नहीं मिला, इस वजह से आपका रेंट कम आया। सरकार कहती है हमें दिखाई पड़ रहा है आपको लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट क्यों नहीं देंगे, और हम आपसे जो कम रेंट आपको रिसीव हुआ हम उस पर आपसे टैक्स लेंगे, और GAB निकल के आएगा 4,40,000। तो UR वाले केस में तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं, बस ER निकालना है, फिर AR में से UR माइनस करना है और हायर ले लेना है। लेकिन लॉस ड्यू टू वैकेंसी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा कि जो AR ER से कम है वो पहले से ही कम था या वैकेंसी की वजह से कम था। पहले से ही कम था तो ER को GAB बता देना, और वैकेंसी की वजह से कम हो रहा है तो सरकार को लॉस दिखाई पड़ रहा है, जो कम निकल के आया होगा वो आपका GAB माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले मैंने आपसे ये कहा था
कि मैं लॉ की बुक ओपन करके दिखाऊंगा, लॉ की बुक मुंह से निकल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट ओपन करके दिखाऊंगा मैं आपके लिए कि उसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, सो दैट आप इंटरप्रिटेशन करना सीखो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। देखो सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू हाउ डिटरमिन्ड। इनकम टैक्स में एक्चुअली में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, इनकम टैक्स में केवल एनुअल वैल्यू वर्ड है, लेकिन हम फॉर्मेट में हमेशा ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों, बट इस एनुअल वैल्यू का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही है, आप इतना समझ लो बस केवल। देखो क्या लिखा हुआ है, ए में तो निकाला हमने एक्सपेक्टेड रेंट, ए में तो निकालो एक्सपेक्टेड रेंट, ए में निकालो क्या लिखा हुआ, ए पढ़ो पहले 23(1)(a), द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, this is expected rent. The sum for which property might reasonably be expected to let from year to year, वो रेंट जो एक्सपेक्टेड है हर साल उसको ए में निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। दूसरे में लिखा हुआ है वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लेट एंड एक्चुअल एंड रिसीव्ड रिसीवेबल बाय द ओनर इन एक्सेस ऑफ द सम क्लॉज ए, आपने लेट आउट किया और वो ए वाले से ज्यादा है, ए आर से ज्यादा है, तो जो भी रिसीव और रिसीवेबल होगा, अब देखो ये किसका हो गया, जीएबी का हो गया। जीएबी में क्या बताया था, ई आर और ए आर विच एवरेज हायर। तो बी में क्या कह रहे हैं, आपने लेट आउट किया और वो ए वाले से ज्यादा है, मतलब ई आर वाले से ज्यादा है, तो जो आपने एक्चुअल में रेंट रिसीव किया होगा उसको बोलेंगे एनुअल वैल्यू। तो देखो 23(1)(b) में मैंने क्या लिखवाया था, जीएबी ई आर ए आर विच एवरेज हायर हो गया। अब देखो सी, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट एंड वाज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, कुछ दिन खाली रहता है। अब देखना आगे, एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, और इस वैकेंसी की वजह से एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इज लेस देन द सम रेफर टू इन क्लॉज ए, और इस वजह से आपका रेंट ईआर से कम है। पहले हिंदी करो इस पैराग्राफ की, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट एंड वाज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया और वो खाली रहती है, देन क्या लिखा हुआ है आगे, एंड ओइंग टू सच वैकेंसी, इस वैकेंसी की वजह से द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ इज लेस देन द सम रेफर टू इन क्लॉज ए, और इस वजह से जो रेंट आपको मिला वो ईआर से कम था। तो कॉमा लगा के क्या लिखा हुआ है कि एनुअल वैल्यू किसको मानेंगे, द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो अगर वैकेंसी की वजह से आपका रेंट ईआर से कम जा रहा है, तो जो कम रिसीव हुआ होगा उसे जीएवी माना जाएगा। अब एक्ट में केवल इतनी बात लिखी हुई है, तो इतनी बात का आधी बात हम जोड़ते हैं, तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है, अगर ओइंग टू वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, ऑलरेडी ही कम है, तो फिर कम वाले को नहीं माना जाएगा, इसका मतलब फिर तो ईआर वाले को माना जाएगा। तुम फीस घर से 8 लेके चले, फीस 10 है, तुम पहले ही कम लेके चले तो हम 10 फीस लेंगे। तुम 11,000 रुपए जेब में डाल के चले कि 12,000 डाल के चले जेब में कि सर की फीस 10,000 रुपये है, थोड़ी ज्यादा भी डाल लेते हैं, लेकिन रास्ते में किसी वजह से कुछ लॉस वगैरह हो गया, फीस 8,000 रुपये रह गई, तो क्यों, इंटेंशन ज्यादा देने की थी, सही देने की थी, लेकिन किसी वजह से कम रह गई तो कम वाले को लिया जाएगा। तो ओइंग टू वैकेंसी अगर कम चला जाता है, तो एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं बेटा इस पे बेस्ड। हाँ सर एक क्वेश्चन और करके दिखा दीजिए। मैंने यहां पे लिखा म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 और मैंने यहां पे एफआर लिखा, और एफआर मैंने यहां कितना लिखा, वो लिखा मैंने 2,10,000 रुपए, और एसआर मैंने लिखा 2,25,000 रुपए, और एआर कितना लिखा 20,000 पर मंथ, और लॉस ड्यू टू वैकेंसी 2 मंथ्स। अब क्या करो, पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लो, एमवी और एफआर विच एवरेज हायर 250, लेकिन 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 225। अब पहले एआर निकाल लो, रिसीव्ड और रिसीवेबल 20,000 इंटू 12
और वो कितना हो गया 2,40,000। अब देखो ज्यादा है, हाँ ज्यादा है सर, इसका मतलब वो ईमानदार आदमी था। अब लिखते हैं ए आर ओइंग टू वैकेंसी। तो ओइंग टू वैकेंसी कितना हो जाएगा 2,40,000, और 2 महीने खाली रहा तो उसका रेंट कितना होता 40,000, तो वो कितना निकल के आ गया 2,00,000। सरकार कहती है हमें दिखाई पड़ रहा है आपको लॉस हुआ। लॉस नहीं हुआ तो होता तो आप ईआर से ज्यादा टैक्स पे करने को तैयार थे। लॉस हुआ इसलिए आपका कम जा रहा है, तो हम आपके लॉस को बेनिफिट देंगे, और जीएबी कितना निकल के आ जाएगा आपका 2,00,000 रुपए निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द जीएबी। तो जीएबी का सेक्शन याद कर लेना 23 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी, क्योंकि अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था प्रोविजन वो आपका सी में दे रखा था। तो आज के बाद जी आपको जीएबी निकालना आ गया, और जीएबी आपको ऐसे निकालना आ जाएगा, सोते सोते भी आप निकालोगे। इस चैप्टर के खत्म होते होते जीएबी आपके टिप्स पे आ जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं हर चीज इजी होती है, बस प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है कितना बच्चे को पहली बार एबीसीडी याद करवाई जाती है, कितनी डिफिकल्ट लगती है। पहले तो एबीसीडी ई तक ही नहीं पहुंच पाता, उसी को गायब कर देता है। फिर पहुंचता भी है जेड तक, तो कितने सारे उसमें से ए बी सी ई एफ जी एम के एल 15-20 में सारी 26 अल्फाबेट्स खत्म कर देता है बच्चा। फिर धीरे धीरे फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, वो चीज उसके लिए यूज टू हो जाती है। आज की डेट में हर बच्चे को पता है क्या होती है एबीसी। तो जीएबी इतना इजी टॉपिक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, अपने आप करना आ जाएगा, प्रैक्टिस में आपकी आ जाएगी। मैं टीच करता हूं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर अभी आप क्या टीच कर रहे थे? अभी मैं आपको रेंट निकालना सिखा रहा था, अब मैं इनकम निकालना सिखाऊंगा। सर रेंट और इनकम में क्या डिफरेंस होता है? इनकम और जो रेंट है वो केवल आपकी इनकमिंग है, लेकिन आपके खर्चे भी तो बहुत सारे हुए होंगे ना। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है इनकम माइनस ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू अर्न द इनकम। तो इनकम को अर्न करने के लिए जितने भी आपने खर्चे किए थे उनको माइनस करने के बाद जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड द टैक्सेबल इनकम। तो अभी जीएबी तो वो रेंट है जो हमें रिसीव हो रहा है, लेकिन इसको अर्न करने के लिए खर्चे भी किए गए होंगे, तो वो खर्चे माइनस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे जीएबी से, और पहला जो एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं दैट इज कॉल्ड द म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन आपसे एक टैक्स लेती है, और जो म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन आपसे टैक्स लेती है वो आपके शहर को मेंटेन करने के लिए लेती है। कल भी मैंने बताया था, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन आपके शहर को मेंटेन करती है, सड़कों की सफाई करती है, पार्क्स को मेंटेन करती है, कूड़ा करकट साफ करती है। पार्क्स में दिल्ली में जिम लगाए हैं, आपके शहर में लगाए नहीं लगाए डू नॉट नो। सुबह सुबह एक गाड़ी आती है जो कूड़े को ले जाती है और डंप कर देती है, जहां पे कूड़ा घर होता है वहां पे डंप कर देती है आपके घर का कूड़ा। अब कई लोग तो क्या करते हैं, प्राइवेट कूड़े वाले आते हैं जो गार्बेज लेने के लिए, उनको दे देते हैं, वो 100 रुपये 150 रुपये पर मंथ लेते हैं। लेकिन अदरवाइज देखा जाए दिल्ली में हर सोसाइटी में हर कॉलोनी में सुबह सुबह एक एमसीडी की गाड़ी आती है जिसके अंदर हॉर्न लगा होता है। समझ जाओ वो गाड़ी आई है और अपना कूड़ा आप उसमें ड्रॉप कर दो और वो उठा के ले जाते हैं। तो कोई कितनी अच्छी फैसिलिटीज आपके लिए मिल रही है। तो शहर की साफ सफाई, शहर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल टैक्सेस की होती है। इसके अगेंस्ट आपसे टैक्स चार्ज होता है म्युनिसिपल टैक्स। तो जिस मकान को किराए पे दिया उसका म्युनिसिपल टैक्स अगर ओनर पे कर रहा है तो वो इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा हो गया। तुम मुझसे पढ़ रहे हो और जो बुक तुम्हें चाहिए वो बुक के पैसे मैं दे रहा हूं, तो मैं अपनी इनकम में से माइनस करूंगा। बेनिफिट तुम्हारा है, अब मैं इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा कर रहा हूं ना वो। तो अगर तुम मेरे मकान में किराएदार की तरीके से रहते हो तो तुम चाहोगे घर साफ रहे, घर के बाहर भी चीजें साफ रहे, प्रॉपर तरीके से लाइटिंग वगैरह आती रहे। मैं चाहता हूं मेरे किराएदार खुश रहे, जिससे कि मेरे मकान को खाली नहीं करे। तो मैं म्युनिसिपल टैक्स पे करता हूं टाइम से, तो म्युनिसिपल टैक्स मेरी इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा हो गया। तो पहला एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस, इसके बाद जो बच जाता है उसको कहा जाता है नेट एनुअल वैल्यू। और कमाल की बात, इनकम टैक्स में ना जीएवी वर्ड लिखा हुआ है और ना एनएवी वर्ड लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू आफ्टर म्युनिसिपल टैक्सेस। लेकिन ये परंपरा चल रही है कि हम म्युनिसिपल टैक्सेस से पहले वाले को जीएबी बोलते हैं और बाद वाले को एनएबी बोलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडो से पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट
द टैक्सेस लेविड बाई एनी लोकल अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डिडक्टेड। ब्रैकेट में क्या लिखा है, छोड़ दो, शैल बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब ऊपर भी लिखा है एनुअल वैल्यू और लिखा है माइनस करने के बाद भी एनुअल वैल्यू निकल के आएगी। ऊपर भी लिखा हुआ है एनुअल वैल्यू और वो कह रहे हैं कि जो भी आपकी म्युनिसिपल टैक्सेस होगा उसको आप माइनस कर दो और माइनस करने के बाद आपकी एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां पे एक्ट में कहीं भी जीएवी और एनएवी के नाम से कोई भी वर्ड्स नहीं लिखी हुई है। हम लोग क्योंकि फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसलिए जो म्युनिसिपल टैक्स है पहले वाली वैल्यू होती है उसको जीएवी बोलते हैं, जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको एनएवी बोलते हैं। तो यहां से और एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, हाँ उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डिडक्शंस। अंडर सेक्शन 24 अब ए 24A इसको कहा जाता है 24A। इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। अब अगर आपने इसको नहीं लिखा यू विल लूज योर मार्क्स। मैंने कहा था मैं बता दूंगा कौन सा याद करना पड़ेगा और ये फिक्स्ड होता है, इसका होता है 30% ऑफ एनएवी। जो ये एनएवी निकल के आया जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं और इसका 30% माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर आप ये क्यों माइनस कर रहे हो, अभी अभी आपने कहा खर्चे माइनस करेंगे, अब ये कौन सा खर्चा होता है। पहली बात तो समझ लो स्टैंडर्ड क्यों कहा जाता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये हमेशा 30% ही रहेगा, इसलिए वर्ड दिया गया स्टैंडर्ड। जैसे सैलरी के अंदर 50 ही माइनस होगा, इसलिए बोला गया स्टैंडर्ड। सरकार कहती है आप लोग बेईमानी करते हो, आप अपने खर्चे तो कम करते हो लेकिन खर्चों को दिखाते ज्यादा हो। तो सरकार ये कहती है कि हम ये अज्यूम करते हैं किसी भी घर की मेंटेनेंस में इनकम को अर्न करने में जो मैक्सिमम खर्चा हो सकता है वो 30% ऑफ इनकम के बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा का खर्चा हो ही नहीं सकता है। तो सरकार ने एक तरीके से इनकम भी एस्टिमेशन के बेसिस पे ले ली और खर्चा भी एस्टिमेशन के बेसिस पे ले लिया। तो मैं चलो एक छोटी सी बात बताता हूं, कभी बताता हूं बैच में, कभी नहीं बताता हूं, तुम लोगों को मैं बताता हूं। एक लड़का है, वो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करता है, उसके पास डिग्री आ गई, उसका फ्रेंड है और वो भी सेम जगह से पढ़ा, सेम बिल्कुल, और सेम डिग्री उसके पास है। तो बताओ दोनों की जब नौकरी लगेगी तो सैलरी बराबर होगी या सैलरी डिफरेंट होगी? तो सैलरी डिफरेंट होगी। क्यों सर? सर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा। किसी ने इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे गए बाई चांस उसको आते होंगे, किसी से पूछे गए तो बाई चांस नहीं आते होंगे। किसी का इंप्रेशन अच्छा पड़ा होगा, किसी का इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ा होगा। किसी का अभी तक का करियर अच्छा रहा होगा, किसी का करियर अच्छा नहीं रहा होगा। कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा, इन सब बातों से डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं दो लोग हैं, सेम क्वालिफिकेशन लेके आते हैं और सेम बिल्कुल बिजनेस को शुरू करते हैं। सपोज करते हैं कि दो बच्चे हैं और वो दोनों सेम क्वालिफिकेशन के बाद टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, तो दोनों के पास कम बच्चे आएंगे या ज्यादा बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, या बराबर आएंगे? तो डिफरेंट आएंगे, बराबर नहीं आएंगे। क्यों? किसी की टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी होगी, किसी की टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़ी कम अच्छी होगी। कोई बच्चों से बात करने में बड़ा पोलाइट होगा, कोई पोलाइट नहीं होगा। किसी का एरोगेंस होगी, किसी के अंदर एरोगेंस। हर आदमी अलग तरीके से डिफाइन है। मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूं, सही कौन है गलत कौन है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। जब इनकम एक आदमी के ऊपर डिपेंड करती है तो उसकी क्षमता के ऊपर होती है। आदमी की क्षमता कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, दोनों खर्चे कम ज्यादा करेंगे, बराबर खर्चे करेंगे? सर एक खर्चा ज्यादा करे, कम करे। हो सकता है जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा खर्चा करे, जो कम कमाता है कम खर्चा करे, लेकिन उसका उल्टा भी पॉसिबल है। जो ज्यादा कमाता है वो कम खर्चा करे, जो कम कमा रहा है ज्यादा खर्चा करे। स्टार्टिंग में ज्यादा खर्चा इसलिए कम किया जाता है, फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपके लिए मिलेगा। कई लोगों को मैं जानता हूं जो बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको पता है पैसा पैसे को खींचता है, तो वो जैसे वो पैसा लगा देते हैं, खर्च करते समय झिझकते नहीं है, वो लगा देते हैं। और कुछ लोगों को जानता हूं वो कहते हैं नहीं यार अपनी पैसा खर्च नहीं करेंगे, बिजनेस से कमा के ही बिजनेस में लगाएंगे। दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो बिजनेस के अंदर आप ये नहीं कह सकते हो कि आपकी इनकम का 30% ही खर्चा होगा या 40% ही होगा। हो सकता है कोई केवल 10% करता हो, लेकिन हो सकता है कोई 40% करता हो सकता है कोई 120% इनकम का खर्चा करता हो स्टार्टिंग के दिनों में। लेकिन जब चीज निर्जीव होती है, जब लाइव नहीं होती है, पैसिव होती है, इनएक्टिव होती है,
तो उसकी क्षमता भी सेम होती है, उसका खर्चा भी सेम होता है। तुम एक कंपनी का फैन लेके आते हो और उसी कंपनी का फैन मैं लेके आता हूं, सेम वॉट का, सेम वोल्ट का, सेम उसकी आरएमपी, राउंड पर मिनट, सब कुछ सेम है। दोनों पंखे को चलाते हैं और सेम नंबर पर चलाते हैं, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। बताओ जो घूम रहा होगा पंखा, जिसको राउंड पर मिनट कहते हैं, कि दोनों का बराबर होगा, कम ज्यादा होगा? तो दोनों का बराबर होगा। क्या समझ पा रहे हो? जब चीज आपकी जिसके अंदर जान नहीं होती है, डेड होती है, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो बराबर हो सकती है बिल्कुल। उसका खर्चा सर कैसा होगा? खर्चा भी उसका फिक्स हो सकता है। सर फिक्स कैसे हो सकता है खर्चा उसका? अब मैं बोलूं 2000 रुपए का मैंने फैन लिया, उसकी मोटर खराब हो गई है, तो मोटर कितने की बन जाएगी? कितने की मोटर दोबारा से बन जाएगी? तो आप बोलोगे 300 350 रुपए की बन जाएगी, हद से 400 रुपए की बन जाएगी। कोई आपसे बोला अरे यार मेरा फैन खराब हो गया था, मार्केट में गया, 2500 रुपए की मोटर बनी है। आप हंसोगे, भाई साहब 2000 रुपए का नया अच्छा खासा कंपनी का फैन आ जाता है, झूठ क्यों बोल रहे हो? 2500 रुपए की आपने मोटर खरीदी। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं कि यार 4 बच्चे ही केवल पूरे सेशन में पढ़ने आए, लेकिन खर्चा हो गया 2 लाख रुपए का, आप मान जाओगे कि सर ने इसलिए खर्चा किया होगा, ऐड करवाया होगा, जिससे अगले सेशन में सर के पास बच्चे ज्यादा पढ़ने के लिए आए। तो जो हाउस है वो डेड है, इनएक्टिव है। सैलरी इनकम डिपेंड करती है हमारी परफॉर्मेंस पे, बिजनेस की इनकम, प्रोफेशनल इनकम हमारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी तो वहीं खड़ा हुआ है ना। उस हाउस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस में जो मैक्सिमम खर्चा हो सकता है, क्या वो हम फिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब ये भी जो मैंने एग्जांपल लिया, हम एक फैन पे कितना खर्चा होना चाहिए एक रफली एस्टिमेशन से फिक्स कर सकते हैं। 2000 रुपए का फैन है तो मैक्सिमम मोटर खराब होती है, या कंडेंसर वगैरह 10-15 रुपए का वो आता है। हमें पता है फैन खराब हो गया तो मैक्सिमम 400 रुपए में तो फोन ठीक हो ही जाएगा। चाहे मोटर दोबारा से पूरी रिपेयर करे तब भी 350-400 रुपए की होती है। तो जब आपको ये पता है खर्चा इससे ज्यादा का पॉसिबल ही नहीं है, तो सरकार कहती है हम तुम्हारे हाथ में पावर क्यों दें? तो फिर ऊट पटांग के खर्चे बोलोगे, ये खर्चा भी हो गया, वो खर्चा भी हो गया। हमें पता है तुम दिल खोल के भी खर्चा करो तो 30% ऑफ इनकम से ज्यादा किसी भी घर के लिए खर्चा पॉसिबल नहीं है मेंटेन को करने के लिए। तो सरकार ने लिमिट लगा दी कि हम जो माइनस करेंगे वो 30% ऑफ एनएवी तक माइनस करेंगे, उससे ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, उनके नाम आपने सुने होंगे, कुछ को आप समझ पाओगे, कुछ को नहीं समझ पाओगे। जैसे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा होगा, रिपेयर्स दे रखा होगा, कलेक्शन चार्जेस दे रखा होगा, ग्राउंड रेंट दे रखा होगा, लैंड रेवेन्यू दे रखा होगा, और भी खर्चे दे रखे होंगे। इग्नोर ऑल द एक्सपेंसेस। सरकार कहती है हमें मत बताओ, हम ये मान के चलते हैं 30% तक एक्सपेंडिचर पॉसिबल है मैक्सिमम, और हम सबको यूनिफॉर्मली 30% बेनिफिट देने के लिए एग्री कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी हो गया। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे हमें सोचने नहीं पड़ते हैं, सरकार ने फिक्स कर दी 30% माइनस करो। लेकिन सरकार ने कहा एक एक्सपेंडिचर हम अलग से और माइनस करेंगे जो इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो मेंटेनेंस से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सेक्शन याद करना बेहद जरूरी, 24 सब सेक्शन बी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने घर के पर एक्विजिशन के लिए, मतलब खरीदने के लिए, एक्विजिशन का मतलब खरीदना, कंस्ट्रक्शन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रिनोवेशन के लिए या रिन्यूअल्स के लिए, अगर आपने घर में से इसमें से किसी भी एक पर्पज के लिए लोन लिया हुआ है, एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन, तो लाइन क्यों ड्रॉ कर दी? ये पहली बार चीज एग्जिस्टेंस में आ रही है आपके पास, और ये आने के बाद आप पूरा तोड़वा के दोबारा बनवाते हो, या फिर आप पूरे को तोड़वा के नया नहीं बनवाते हो, पूरे को बस एक तरीके से व्हाइट वॉश करवा दिया और जहां जहां तोड़ फूट थी वहां से ही करवा दिया, कुछ और एडिशन करवा दिया, उसको रिकंस्ट्रक्शन बोलो, रिन्यूअल्स बोलो, रेनोवेशंस बोलो। इसमें से किसी काम के लिए अगर आपने बैंक से पैसे उधार लिए थे तो उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होगे वो भी तो इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा हो गया। अच्छा, मैं इनकम को क्यों अर्न कर पा रहा हूं? क्योंकि मकान मेरे पास है,
मकान मेरे पास क्यों आया? क्योंकि खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन लिया, जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा हो गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, मकान में मैं क्यों किराए पे दे पा रहा हूं? क्योंकि मकान को आपने, टूटा फूटा मकान था, सही करवा दिया, इसलिए किराएदार रह रहे हैं। सही करवाने के पैसे नहीं थे, मैंने बैंक से रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया, तो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, बिजनेस का खर्चा हो गया, इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। और इसको कहा जाता है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस पर टैक्स पे किया जाता है। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एंड दैट इज योर आंसर। इतना इजी है, बस जीएवी निकालना सीख लो। और ये पहला म्यूनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में दे रखा होगा, 30% खुद माइनस करना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो मेरी बुक है उसका मैं पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, अगर वो क्वेश्चन करवाने लायक होगा अभी, वरना मैं खुद तैयार करके क्वेश्चन आपके लिए दूंगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और मेरी बुक में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो मैं करवाता हूं। देखो बेटा क्या दे रखा है। मिस्टर एक्स ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख, फेयर रेंट 140, एसआर 120। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं, और वो आ जाएगा 1,20,000। एमवी और एफआर में विच एवर इज हायर बट नॉट मोर देन एसआर। तो ये कितना निकल के आ गया बेटा आपके लिए? ये आपके लिए हो गया 1,20,000। फिर एआर दे रखा है आपके लिए बेटा 12,000 पर मंथ, तो 12,000 इंटू 12, 1,44,000। क्वेश्चन में यूआर और एलडीवी तो नहीं गिवन है, नहीं सर, ना तो यूआर गिवन है ना एलडीवी गिवन है, तो जीएवी इन दोनों में से हायर हो जाएगा 1,44,000। सबसे पहले माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस, और म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखी हैं 10% के रेट से। सर 10% जीएवी का नहीं, कल ही तो बताया था। म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली ही इसलिए जाती है सो दैट म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन आपसे म्यूनिसिपल टैक्स ले सके। तो क्वेश्चन में कभी नहीं दे रखा होगा, लेकिन ये इंप्लाइड है, म्यूनिसिपल टैक्स हमेशा म्यूनिसिपल वैल्यू पे लगाई जाएंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू निकाली, म्यूनिसिपल वैल्यू का प्राइमरी पर्पज इनकम टैक्स में जीएवी निकालना नहीं है। म्यूनिसिपल वैल्यू निकालने का प्राइमरी पर्पज यही है कि म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन को ये पता हो कितना आपका म्यूनिसिपल टैक्स होना चाहिए, 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। तो क्वेश्चन में कभी भी परसेंटेज के साथ एमवी नहीं दे रखा होगा। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, परसेंटेज दे रखी होगी, लेकिन परसेंटेज के संग आपको वो नहीं, देखो यहाँ पे परसेंटेज 20%, कहीं भी क्वेश्चन कर लो, लेकिन परसेंटेज के संग आपके लिए देखो 10%। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये परसेंटेज म्यूनिसिपल वैल्यू पे अप्लाई की जाएगी। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्योंकि 1,00,000 रुपए दे रखी है, इसलिए यहाँ पे 10,000 रुपए बेटा माइनस कर देंगे, तो यहाँ निकल के आ जाएगा, जिसको एनएवी कहते हैं, एनएवी 1,34,000। अब यहां से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन याद करना जरूरी, बेहद जरूरी। और 1,34,000 का 30%, ये स्टैंडर्ड बोली इसी रही है क्योंकि ये हमेशा 30% ही रहेगा। 40,200। फिर यहां से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेक्शन याद करना बेहद जरूरी 24P। और वो इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 20,000 रुपए, तो 20,000 ये माइनस कर दिया। सर कलेक्शन चार्जेस भूल जाओ, फायर इंश्योरेंस भूल जाओ। क्यों? क्योंकि सरकार ने 30% देके बोला आप हमें मत बताओ खर्चे, हम पूछें आप करो मत करो आपकी मर्जी। हम ये मानते हैं 30% से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, हम सबको 30% का बेनिफिट देने को तैयार है। तो जो क्वेश्चन में काम की चीज नहीं है उस पर क्रॉस मार देंगे, और ये बन जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कितना निकल के आएगा? मैं निकाल के दिखाता हूं आपके लिए। 1,34,000 माइनस 40,200 माइनस 20,000, तो कितना आ गया? 73,800। इतने ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। सबसे इजी टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी, और दिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन में भी आपको करने के लिए दूंगा, खुद डिजाइन करूंगा,
लेकिन किसी को डाउट है तो पहले मुझसे डाउट पूछ लो। अभी तक जो मैंने पढ़ाया मैंने एलडीवी निकालना सिखाया बेटा आपको, और फिर मैंने आपको ये निकालना सिखाया। किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं शुरू करूंगा आपके लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो बेटा, क्वेश्चन में डिजाइन कर रहा हूं। ये क्या हो रहा है बार बार, ये कहां से आ रहा है? म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख, फेयर रेंट 2,80,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,10,000, AR 24,000 per month, loss due to vacancy 1 month, municipal taxes at the rate of 10%, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फॉर कंस्ट्रक्शन ₹22,000। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, जल्दी से आंसर निकाल के चैट बॉक्स में लिखो बेटा। तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा इस केस के अंदर एक्सपेक्टेड रेंट, वो आ जाएगा 3 लाख रुपीस। फिर निकालेंगे AR 24,000 इंटू 12, 2,88,000। फिर निकालेंगे AR ओइंग टू वैकेंसी, $2,88,000 माइनस 24,000, 2,64,000। जरूरी नहीं थी ओइंग टू वैकेंसी निकालना, क्योंकि AR ऑलरेडी कम है, तो सरकार बोलेगी सॉरी हम आपका GAV 3 लाख रुपीज ही लेंगे। यहां से हम माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस 10%, तो GAV 10%, म्यूनिसिपल टैक्सेस, म्यूनिसिपल 3 लाख रुपए थे, 30,000 रुपये यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। तो NAV कितना आ जाएगा बेटा? NAV आ जाएगा 2,70,000। यहां से माइनस करेंगे 24A। मैं 24A लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,000 रुपीज निकल के आएगा बेटा, माइनस 24B, और 24B 22,000, तो ये बचेगा 1,67,000, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखो बेटा, नोट ध्यान से देखना, म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। बिल्कुल वही जो मैंने आपको सैलरी में पढ़ाया था एम्प्लॉयमेंट टैक्स के लिए कि पेमेंट बेसिस पे माइनस होगा। रीजन क्या होता है? देखो, एक मैं तुम्हें अलग तरीके से पढ़ाता हूं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक लोकल अथॉरिटी है, और 2 टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स हमें पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और म्युनिसिपल टैक्स हमें पे करना है लोकल अथॉरिटीज के लिए। ये भी तो गवर्नमेंट है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। MCD भी तो एक हम चुनते हैं, निगम पार्षद वगैरह, चेयरमैन वगैरह। और एक टैक्स दूसरी इनकम के लिए खर्चा बन जाता है, क्योंकि वो इनकम को अर्न करने के लिए किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स हमने पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, और इनकम टैक्स हम पे कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन एक टैक्स दूसरी इनकम के लिए एक्सपेंडिचर बन जाता है दोनों टैक्सेस। लेकिन म्युनिसिपल टैक्सेस इनकम टैक्स के लिए एक्सपेंडिचर बन जाता है, तो ये म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, वो आपकी इनकम को कम कर देते हैं, सो दैट आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो लोग क्या करते थे, म्यूनिसिपल टैक्स को पे तो करते नहीं थे, आउटस्टैंडिंग रहता था, बट इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लेते थे। वो कहते थे हम तो ड्यू बेसिस पे माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में पहले क्या लिखा हुआ था, ये जो फॉर्मेट है जो मैंने अभी पढ़ाया, इसमें सारे खर्चे ड्यू बेसिस पे माइनस होंगे, ये भी ड्यू बेसिस पे माइनस होगा और ये भी ड्यू बेसिस पे माइनस होगा। और सर बीच वाला, इसमें तो हम कह ही नहीं सकते हैं ड्यू या कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो 30% ही हो खर्चा किया गया हो, नहीं, इसको कहते हैं एस्टिमेशन के बेसिस पे। तो इसको तो कभी कोई बता ही नहीं पाएगा ये एस्टिमेशन ड्यू बेसिस पे या कैश बेसिस पे, ये तो फिर होगा ही होगा, चाहे पे खर्चे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी दोनों खर्चे ड्यू बेसिस पे थे, तो लोग क्या करते थे, म्यूनिसिपैलिटी तो पे करते नहीं थे टैक्स, लेकिन बोलते थे हमारा बिल आ गया है 10,000 रुपए का और इनकम टैक्स में 10,000 रुपए का बेनिफिट ले लिया। कमाल है, एक टैक्स तुम पे कर नहीं रहे हो और दूसरे टैक्स में उस चीज का तुम बेनिफिट भी क्लेम कर रहे हो। सरकार को लगा कि यार ये तो गलत बात है, तो सरकार ने क्या बोला कि जब तक म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं कर दोगे, तो सरकार ने क्या कहा कि इसको ड्यू काट दिया। सरकार ने कहा नहीं, ये हम पेमेंट बेसिस पे माइनस करेंगे। सर इंटरेस्ट अभी भी ड्यू बेसिस पे माइनस होगा। अगर बैंक को आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तब भी आप माइनस कर सकते हो, क्यों? ये आपके और बैंक के बीच की बात है, आज नहीं तो कल बैंक को पे तो खर्चा तो ड्यू हो गया है ना। लेकिन जो आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करते हो, ये देश का खर्चा है, पूरे शहर की सफाई होनी है, पूरे शहर के एम्प्लॉय को सैलरी दी जानी है, उसमें आप लापरवाही कैसे कर सकते हो? पार्क्स को मेंटेन किया जाना है, सड़कों को साफ होना है, सीवर लाइन साफ होनी है, जो कर्मचारी सुबह सुबह सफाई करता है उसकी सैलरी कहां से आएगी? आप पे नहीं कर रहे हो म्यूनिसिपल टैक्स। सरकार ने कहा जब तक म्यूनिसिपल टैक्स पे नहीं करोगे तब तक आपकी इनकम में से माइनस नहीं होगा। तो सपोज करते हैं यहां पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 21-22 और यहां पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर 22-23। म्यूनिसिपल टैक्सेस का बिल आया मेरे पास 10,000 रुपए का और मैंने आउटस्टैंडिंग मैंने नहीं पे किया, तो डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड। यहां पे अगर मेरा म्यूनिसिपल टैक्सेस का बिल आया 10,000 रुपए का और मैंने पे कितना कर दिया, पे 20,000। सर 20 क्यों पे कर दिया, 10 पिछला वाला और 10 इस वाला, डिडक्शन कितना अलाउ होगा, डिडक्शन अलाउड, और कितना डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा, 20,000 रुपए का। माइनस तो होगा लेकिन उस ईयर में माइनस करेंगे जिस ईयर में पे करोगे। तो 10,000 रुपए क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल माइनस नहीं होगा, और इस साल आपने पे किया है तो इस साल हम इस साल का तो माइनस करेंगे ही करेंगे और पिछला वाला भी, और आपके लिए 10-20 हजार रुपए के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। तो अच्छे तरीके से समझ लो, पेपर में आने के चांसेस 100%। जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरी बुक में क्या लिखा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इफ दीज आर बोर्न बाय द ओनर। ये तो बात ठीक है, ओनर पे करेगा, हैव बीन एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस। एक्चुअली पेड, पे कर दोगे तभी बेनिफिट दिया जाएगा, वरना बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाओ बेटा।